हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल से आपको प्रत्येक एग्जामिनेशंस के लिए प्रैक्टिस सेट और विभिन्न टॉपिक्स पर रिकॉर्डेड क्लास अपलोड किए जाते हैं। ओके, तो इसी संदर्भ में अभी जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन ऑन गोइंग है, उसके लिए मैं सेट प्रैक्टिस आपके लिए लेकर के आया हूँ। ओके, इससे पहले कि इस क्लास की हम शुरुआत करें, आपसे मेरा ये कहना है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, ताकि आपको यहाँ से कमेंट्स होने वाले जो क्लासेस हैं, इनका वीडियोस आप तक पहुँच सके और आप लाभान्वित हो सकें। ओके, क्यों इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि यहाँ से प्रत्येक एग्जामिनेशंस के लिए जीके जीएस और इंग्लिश की डेडिकेटेड क्लास आपके लिए प्रस्तुत की जाती है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप इसे लाभान्वित होंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक क्लास की शुरुआत में आपके लिए कुछ पेप टॉक देता हूँ, जो कि आपको समय समय पर अपलोड करते रहते हैं और परीक्षा की तैयारी में आपके भावनात्मक सहयोग का काम आता है। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में तीन तरह के लोग उपस्थित हैं। एक निम्न स्तर के लोग, दूसरे मध्यम स्तर के लोग और तीसरे तरह के जो लोग हैं वो श्रेष्ठ या उच्चतम प्रकार के लोग होते हैं। निम्न प्रकार के लोग कौन से हैं? जो व्यक्ति किसी काम को डर से शुरू ही नहीं करता, वो व्यक्ति निम्न व्यक्ति होता है, निम्न क्वालिटी का व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति जो किसी काम को शुरू तो करता है, परंतु बीच में जब भी कुछ छोटी मोटी समस्याएं आती है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो उसे वो छोड़ देता है, जो कि मध्यम क्वालिटी का व्यक्ति होता है। और ऐसे लोग समाज में हमेशा असफल हो जाते हैं। ओके, तीसरे तरह के व्यक्ति हैं जो कि श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ये समाज में 1 से 2% या मुश्किल से 3% तक के लोग ही होते हैं। ये व्यक्ति किसी काम को शुरू करने के बाद तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि वो सफलता की मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं। ओके, तो आप स्वयं विचार करेंगे कि आपकी कैटेगरी क्या है और ये तीनों प्रकार के व्यक्तियों की जो विशेषता मैंने आपको बताई है, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और ये पाने की कोशिश करेंगे कि यू आर इन विच कैटेगरी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए इस क्लास की, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए सेट प्रैक्टिस के तौर पे मैं पेश कर रहा हूँ, ये बड़े ही रिसर्च और अभी जो परीक्षाएं हो रहे हैं इनके पैटर्न पर आधारित हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। भारत के संविधान में संघीय प्रणाली की संकल्पना जो है वो कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में? ओके, ये है कन्नाडा। भारत के संविधान में संघीय प्रणाली कन्नाडा से ली गई है, जिसमें केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसे केंद्राभिमुख संघीय प्रणाली व्यवस्था भी कहा जाता है। भारत का संविधान एक संघात्मक ढांचा प्रदान करता है, परंतु यह एक कठोर संघ नहीं है जैसे कि अमेरिका में है, वो वैसा नहीं है। भारत एक लचीला संघीय प्रणाली वाला देश है, जिसे हमने कनाडा के संविधान से कनाडा देश से लिया है। ओके, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बार बार परीक्षाओं में रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन।
ये है 1950। ओके। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? देश के संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजना बनाना इसका उद्देश्य था, परंतु 2015 में इसे समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। इसकी समाप्ति कब हुई? 2015 में इसे खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई, जिसे तो आप भली भांति जानते हैं। ओके। किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म चीन पहुंचा? भारत में पल्लवित पुष्पित और पूरे विश्व को एक नई दिशा देने वाला हिंदू धर्म का सुधारात्मक धर्म बौद्ध संप्रदाय चीन जो है वो कनिष्क के शासनकाल में पहुंचा था। ओके। कनिष्क के शासनकाल। कनिष्क कौन थे? ये कुषाण वंश का महान शासक। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चीन तक किया। उसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया था तथा महायान बौद्ध धर्म के विकास में सहायक रही। चौथी बौद्ध संगीति जो थी वो बौद्धियों का एक संप्रदाय है, महायान। हीनयान और महायान दो संप्रदाय हैं। ओके। तो ये जो महायान संप्रदाय है ये कनिष्क की देन है और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वहां से महायान शाखा की शुरुआत। तो बच्चों, आप ऐसे एक्सक्लूसिव क्लास और रिसर्च बेस्ड वीडियो का मजा आप ले रहे हैं इस चैनल से जुड़ करके, जो कि आपका क्लासरूम है। पढ़ाई करते रहें और बिल्कुल सिलेक्शन आपके नज़दीक है। रावी नदी किस परियोजना से संबंधित है? कौन सी नदी? रावी। ये है भाखड़ा नांगल परियोजना से संबंधित। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर, ओके, सतलज नदी पर स्थित है ये, लेकिन यह रावी नदी से भी जल प्रवाह को लेती है। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ का नियंत्रण है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना रिलेटेड टू सतलज रिवर एंड ऑल्सो रावी। ओके। नेक्स्ट, भारत में भूगर्भीय दृष्टिकोण से सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो भैया ये है अरावली पर्वतमाला। कौन सी? ये है अरावली पर्वतमाला। क्यों? अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक, जिसकी आयु लगभग 3500 मिलियन ईयर मानी जाती है। यह राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई, इसकी फैलाई मतलब ये विस्तार जो है ये राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक है। ओके। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? बहुत ही बार बार रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से। ये राज्य है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। ओके। इसके बाद इसे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। ये त्रिस्तरीय प्रणाली है। कैसे? ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पे पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था भारत में 2 अक्टूबर 1959 से लागू, और राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट इसे लागू करने वाला पहला जिला।
विधान परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ये अनुच्छेद है 169, 169वां अनुच्छेद। अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करती है तो संसद विधेयक पारित कर राज्य में विधान परिषद स्थापित या समाप्त कर सकती है। ओके, तो विधान परिषद इज रिलेटेड टू आर्टिकल 169। ओके, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये था बंदरगाह। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता पर एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाया हूँ, भारतीय संविधान पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ। परीक्षाओं में जाने से पहले इन सारे जो वीडियोस हैं, ये कमेंस्ड क्लास हैं का रिकॉर्डेड वीडियो जो आपके सामने पेश किया गया है, ये बड़े ही महत्वपूर्ण है। आप इन्हें परीक्षाओं में जाने से पहले जरूर देखेंगे। तो ये हड़प्पा सभ्यता में लोथल जो जगह, ये बंदरगाह है। लोथल वर्तमान गुजरात में है। ये भी पूछा जाता है कि लोथल जो है वो कहाँ है, तो वर्तमान के गुजरात राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर जो अपने प्राचीन बंदरगाह और प्राचीन बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध, यहाँ से व्यापारिक गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं। लोथल। प्रथम गुप्त शासक कौन थे? ये थे श्री गुप्त। इन्होंने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। श्री गुप्त को प्रथम गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। उनका शासनकाल 240 से 280। ओके, 240 एडी से लेकर के, ये बीसी में नहीं थे बल्कि एडी में, 240 से लेकर के 280 एडी तक उनका शासन रहा। लगभग ये 40 ईयर्स तक श्री गुप्त ने शासन किया। इसके बाद उनका पुत्र घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम शासक हुए। श्रीगुप्त के बाद कौन? घटोत्कच। ओके, इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक, उसके पास उनका पुत्र घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। ये कुछ शासक हैं गुप्त वंश के। ओके, नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये 1986 में। कैसे और क्यों लागू हुआ था? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, इसके बाद बनाया गया था। इसका उद्देश्य जो था वह पर्यावरण की रक्षा करना और प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करना था। ओके, 1986। और भोपाल गैस त्रासदी के बाद इसकी स्थापना कब? भोपाल गैस का जो एमिशन हुआ था, ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी और बहुत सारे लोग वहां पे मर गए थे इस दुर्घटना के बाद। इसके बाद ये 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ओके, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड, असम, मणिपुर, इस स्टेट में? असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित और एक सिंग वाले गैंडे राइनोसेरस यूनिकॉर्न के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ओके, ये काजीरंगा नेशनल उद्यान जो है वो क्या है? ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओके, जिसको यूनेस्को के द्वारा घोषित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से किस पर्वतीय दर्रे को भारत का दरवाजा कहा जाता है? ये है खैबर का दर्रा। ओके, क्यों?
खैबर का दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है और ऐतिहासिक रूप से भारत में आक्रमणों के लिए मुख्य द्वार रहा है। इस मार्ग से बहुत सारे आक्रमण हुए खैबर के दर्रे से। इसे भारत का दरवाजा भी कहा जाता है, यही वजह है खैबर के दर्रे। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? इंग्लैंड। गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड 1930-1932 के बीच लंदन में आयोजित हुए। कब कब? 1930 से लेकर के 1932 ईस्वी के बीच गोलमेज सम्मेलन। इनका उद्देश्य भारत यानी कि भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। इसी वजह से गोलमेज सम्मेलनों की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख रूप से कौन शामिल नहीं है? ये जानना आवश्यक है कि ग्रीन हाउस गैस हैं क्या और कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ये बहुत ही खूबसूरत गैस, हानिकारक रहित गैस है। ग्रीन हाउस गैस से वातावरण में तापमान को बढ़ाने में सहायक होती है। ओके, इसमें CO2 है, CH4, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, O3 ओजोन, लेकिन N2 ओके, इसका सूत्र है N2 नाइट्रोजन। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। क्यों मनाया जाता है? क्या कुछ ऐसा हुआ था इस दिन? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये 1972 में, कब से? 1972 से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा घोषित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम जागरूकता फैला सकें, जागरूकता फैलाई जाए। इसलिए 1972 से UNO के द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया है। किस भारतीय नेता को भारतीय असहयोग आंदोलन का जनक कहा जाता है? महात्मा गांधी। ओके, ये हैं महात्मा गांधी जी, असहयोग आंदोलन का जनक। 1920 ईस्वी, कब महात्मा गांधी ने 1920 में क्या चलाया था? असहयोग आंदोलन शुरू किया। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण असहयोग का आंदोलन था। उन्होंने क्या किया था? इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करवाया था। ओके, सरकारी संस्थानों का बहिष्कार करवाया था। जो लोग सरकारी संस्थानों में सेवा दे रहे थे, उन्हें जो है वो त्याग पत्र देने के लिए आह्वान किया गया था। तो कुल मिलाकर के ये भारतीयों के द्वारा एक एजिटेशन अंग्रेजों के विरुद्ध, और ये बहुत ही कारगर, ये आंदोलन बहुत ही कारगर साबित हुआ। आज़ादी की लंबी लड़ाई के बाद हम आज़ाद हुए, और क्रमशः अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। ओके, अग्नि भारत की मध्यम एवं लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, जिसे DRDO ने विकसित किया है। इसने DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसकी मारक क्षमता कई सौ से हजारों किलोमीटर तक है, बहुत दूर तक मार करता है अग्नि मिसाइल। अग्नि, पृथ्वी, ये सब मिसाइलें जो हैं भारत की सैन्य और रणनीतिक सैन्य क्षमता को प्रदर्शित करने वाली मिसाइलें, और हम आत्मनिर्भर होते हुए, ओके, कोई हमें आंख नहीं दिखा सकता। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन, भारत में रेशम के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? तो ये है आपका कर्नाटक। ओके, कैसे? कर्नाटक रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य। यहाँ का तापमान और जलवायु रेशम के कीड़ों के पालन के लिए बड़े ही अनुकूल हैं। इसलिए भारत कर्नाटक में
रेशम का उत्पादन बड़े ही खूबसूरत तरीके से किया जाता है। ये अग्रणी राज्य है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक देश है। ये भी एक तथ्य है, इसे याद रखें। ओके। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन सिरे अपने हाथ में ले लिया था? तो ये है कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, द सिपोई म्यूटिनी ऑफ 1857, 1857 ईस्वी का विद्रोह, और उसमें इसकी विस्तृत व्याख्या की है कि कैसे जब ब्रिटिश क्राउन को ये लगने लगा कि अब भारतीयों को दबाना मुश्किल है, तो कंपनी के हाथों से सत्ता अपने हाथों में स्थानांतरित, यानी कि रानी के हाथों में स्थानांतरित किया गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया। ये घटना भारत शासन अधिनियम 1858 को बना करके, एक एक्ट बना करके ये किया गया। उसके बाद क्या हुआ? जो गवर्नर जनरल के पोस्ट हुआ करते थे, इनका वायसराय के पद के रूप में परिवर्तन किया गया। 1857-58 ईस्वी के पहले भारत में अंग्रेजों के प्रतिनिधि जो हुआ करते थे वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, बाद में वायसराय कहे जाने लगे। तो ये भी एक क्वेश्चन, और बड़े ही खूबसूरत क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, महात्मा गांधी की देन। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 ऑफ मार्च, ओके, 1930 दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ। ये ब्रिटिश नमक कानून के विरोध में था और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन की अवज्ञा करना था। अब भारतीय इस स्थिति में आ गए थे कि वो अंग्रेजों से आंख मिला करके बात करते थे, और अंग्रेजों को ये सीधी मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि अब आपकी भारत में ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। और क्रमशः इसके कितने दिनों के बाद, 1947, यानी कि 17 सालों के बाद भारत आजाद भी हो गया। ओके। किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत के साथ किस प्रकार बदलती है? व्युत्क्रमानुपाती व्यवस्था के साथ बदलती है। कैसे? जब वस्तु की उपलब्धता बढ़ती है तो मांग घट जाती है। ओके, मांग का नियम कहता है कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है। ओके, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। इसे ही व्युत्क्रमानुपाती संबंध कहते हैं। जाहिर सी बात है कि जब कोई सामान मार्केट में ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती है तो क्या होता है? उस समय उसकी कीमत घट जाती है, और जब कोई वस्तु की उपलब्धता कम होती है तो उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है। ओके, तो इसे ही व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन कहते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इन संबंधों को, व्युत्क्रमानुपाती संबंध को आपने समझा। मांग का नियम क्या है, इस पे भी मैं एक वीडियो लाऊंगा। ओके, और विभिन्न संबंधों को, अर्थशास्त्र के विभिन्न जो संबंध हैं, अर्थशास्त्रियों को जो अर्थशास्त्रियों ने जो विभिन्न मत दिए हैं, उनकी भी विस्तृत व्याख्या मैं प्रस्तुत करूंगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। मानव विकास सूचकांक तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? यूएनडीपी। कौन सी संस्था? यूएनडीपी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसमें HDI ओके का उल्लेख होता है। यह सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तैयार किया जाता है।
ओके, तो आपने यूएनडीपी को समझा, कहाँ से ये प्रकाशित किया जाता है, क्या कौन सी रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक और संस्था यूएनडीपी। तो अगला क्वेश्चन इसी संदर्भ में, भारत में पहली बार जनगणना जनसंख्या 100 करोड़ पार हुई थी। ओके, 100 करोड़ पार हुई थी। ये कौन सी जनगणना थी? 2001 की जनगणना थी क्या? हाँ हाँ, 2001 की जनगणना। भारत की जनसंख्या 2001 की जनगणना में पहली बार 100 करोड़ को पार की गई हुई थी। यह जनगणना भारत की 14वीं जनगणना थी। ओके, वर्ष 2001 और जनसंख्या 100 करोड़ क्रॉस्ड। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? किस देश के द्वारा? स्वीडन। नोबेल पुरस्कार शांति के पुरस्कार को छोड़ करके, ओके, शांति के पुरस्कार को छोड़ दिया जाए तो नोबेल पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा प्रदान की जाते हैं। तो अब आप ये कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएंगे कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, ये किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? बाकी के सारे पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार तो स्वीडन के द्वारा प्रदान किए ही जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण, परिवहन विकास, कृषि विकास और शिक्षा। तो ये है कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1950। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे। ओके, इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। ओके, भारत की भौगोलिक सीमा में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी भारतीय सीमा में कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा है। भारत की, अच्छा, रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा, बर्लिन। कहाँ पे है ये? जिनेवा। WHO है ना। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25, 30, 35, 40, कितने वर्ष? 30 वर्षों तक, है ना, 30 वर्ष राज्यसभा। और लोकसभा के लिए 25 ईयर्स। ओके, 25 ईयर्स एंड राज्यसभा 30। ओजोन परत को नष्ट करने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? ये है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था। ओके, वहां पर मैंने सेट किया था वो क्वेश्चन, यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर पाया। ब्रह्म समाज की स्थापना। ओके, ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये है राजा राम मोहन राय। ओके, ब्रह्म समाज इज related to Raja Ram Mohan Roy. Founder of Brahma Samaj is राजा राम मोहन राय। तो इस तरह से पूरे हुए आपके 30 बड़े ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ओके, तो दोस्तों, अभी आपने देखा हम लोगों ने बड़े ही एक्सपेक्टेड
ओके, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट को यहाँ पर स्टडी किया विस्तृत व्याख्या के साथ। किसी भी परीक्षा में सफलता की सबसे पहली शर्त ये है संपूर्ण डेडिकेशन और पूरे मनोयोग से परीक्षा की तैयारी की जानी चाहिए। ओके, जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर सफल हो जाते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, और अगर हम सफलता के लिए इन जुगनुओं का उदाहरण दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जो जुगनू हैं ये रात के अंधेरे में निकलते हैं और किसी की परवाह किए बगैर अपने रास्ता, जो कि उनके सीमित संसाधन है, यानी कि उनके पास जो रोशनी होती है, इन्हीं रोशनियों से अपने रास्ते को बनाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम तो मानव हैं। जब एक छोटी सी प्राणी जुगनू ओके अपना रास्ता स्वयं अख्तियार करता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, तो हम भी उचित मार्गदर्शन और डेडिकेटेड क्लास तथा जो हमारी क्षमता है, आंतरिक क्षमता, इसका सदुपयोग करके किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जो एनटीपीसी के अभ्यर्थी हैं, आपका उज्जवल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं इस वीडियो को आपको समर्पित कर रहा हूं। आप परीक्षाओं में जाने से पहले इसे जरूर देखें, पढ़ें और अंडरमाइन करें। ओके, और एक बार फिर आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, ताकि आपका ये क्लासरूम आपके सामने बार बार आपके मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हो सके। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हुए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।